हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल बुक सजेशन पर। आज मैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, के वीडियो को नहीं देखे हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर से जाकर के पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कौन कौन सा है, हम बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं पार्ट 1 में अभी तक बता चुका हूँ कि क्या क्या हम लोग का मतलब कि किस तरीके से ये होता है, किस तरीके से कृषि की पद्धति कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है ना, कृषि किस तरीके से शुरुआत हुई, मैं इन सारी की सारी चीज़ों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। किस तरीके से पहले के ज़माने में पहले के जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, आदि मानव लोग किस तरीके से खेती को किया करते थे, किस तरीके से कृषि क्या करते थे। तो इन सारी चीज़ों को पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ। सो पार्ट 2 में चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या आज पढ़ना है। पार्ट 2 में मैं ये बताने वाला था कि भारत का जो जलवायु, भारत एक क्या है, विशाल देश है, ठीक है ना। यहाँ का जो जलवायु वो उस जलवायु के अनुसार, ठीक है ना, यहाँ के जलवायु और यहाँ के तापमान के अनुसार यहाँ पर अलग अलग मौसम में किस तरीके से फसल को उगाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से मौसम में किस तरीके के फसल को उपजा सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग को जानना है, ठीक है ना। तो चलिए पार्ट 2 में मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो पार्ट 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है। पार्ट 2 में मैं यहाँ पर आप लोग को जूम करके अच्छे से दिखा सकता हूँ। देखिए पार्ट 2 में हम लोग का है, आज का पार्ट 2 का वीडियो ये होगा कि इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन सी विविधता के बारे में बोला जा रहा है? विविधता का मतलब बोले जा रहा है कि इसमें अलग अलग जगह पे, जैसे कि भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट है, ऐसे राज्य जहाँ पे हमेशा कभी गर्मी ही रहता है, ठीक है ना, या कहीं कहीं पे हमेशा क्या रहता है, ठंड ही रहता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट रहता है, अलग अलग जगह का वातावरण जो है अलग अलग है। तो उस वातावरण के अनुसार उस जगह पे हम लोग किस प्रकार के पौधे को उगा सकते हैं, किस प्रकार की खेती कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी विविधता के बारे में बोला जा रहा है। तो अलग अलग विविधता के बावजूद भी मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अलग अलग जगह के अनुसार, अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुसार विविधता होने के बावजूद भी, ठीक है ना, हम लोग फसल को कितने भागों में बांटे हैं, दो वर्गों में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्या बोला जा रहा है। पहला है हम लोग का खरीफ फसल। कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। कौन सा फसल है हम लोग का? तो खरीफ फसल है। यहाँ पे देखिए पहला हम लोग का कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। देखते हैं खरीफ फसल में क्या बोला जा रहा है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में, क्या बोला जा रहा है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा फसल, ठीक है ना, वैसा फसल जिसे वर्षा के मौसम में, जिस समय बारिश होती है, जिस समय हमारे भारत में बारिश होती है, उस समय जो बोया जाता है हमारा कौन सा फसल, ये खरीफ फसल, ठीक है ना। जिस समय बारिश होती है उस समय जो सभी फसल हम लोग बोते हैं उसको हम लोग कौन सा फसल कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो हम लोग को इतना पता है कि भारत में जो बारिश का सीजन है, ठीक है ना, भारत में बारिश का सीजन कब से कब तक है? तो भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कब से कब तक बोला जा रहा है? तो जून से लेकर के कब तक बोला जा रहा है? सितंबर तक बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो भारत में जो वर्षा ऋतु का सामान्य डेट है, ठीक है ना, सामान्य जो बोला जा रहा है, सामान्यतः कब से कब तक वर्षा होती है भारत में, तो वो कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक होती है। तो जून से सितंबर के बीच में हम लोग जितने भी सारे भोजन को बोते हैं, सॉरी, जितने भी सारे फसल को बोते हैं, तो वो हम लोग का कौन सा फसल कहलाता है? खरीफ फसल कहलाता है। समझ में आ गई बात? देखिए अब खरीफ फसल में और क्या क्या बोला जा रहा है कि खरीफ फसल में हम लोग कौन कौन से फसल को बोते हैं वर्षा के समय में, ठीक है ना। तो जैसे कि धान को बोते हैं, धान को कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। मक्का को भी बोया जाता है, सोयाबीन को भी, मूंगफली को भी, कपास इत्यादि खरीफ फसल होते हैं, ठीक है ना। ये सब जो हमारा फसल, जैसे कौन कौन सा बोला गया, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। मतलब कि इन सारे फसलों को हम लोग कौन सा फसल कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। सो आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे, आई होप। फिर से मैं एक बार आप लोग को रिकॉल करवा देता हूँ कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं। देखिए खरीफ फसल के बारे में क्या बोला जा रहा है कि खरीफ फसल हम लोग का क्या होता है। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे खरीफ फसल होता क्या है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में, ध्यान से, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। मतलब कि बारिश के मौसम में जिन फसलों को हम लोग बोते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग का खरीफ फसल कहलाता है। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। और हम लोग जो बारिश के मौसम में जितने भी सारे फसलों को बोते हैं उस समय हमारा भारत में कौन सा महीना चल रहा होता है? तो जून से सितंबर तक का समय होता है जिस समय हम लोग खरीफ फसल को बोते हैं। जिसमें कौन कौन सा आता है फसल हम लोग का? धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली और फिर कपास आता है। ये सब हमारा खरीफ फसल के अंदर में आता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं। इतना तो पता चल गया कि हम लोग को कितने भागों में बांटा गया, फसल को कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? पहला है खरीफ और दूसरा हम लोग का कौन है? रबी फसल है, ठीक है ना। तो खरीफ फसल समझ में आ गया, खरीफ फसल वर्षा ऋतु वाला आता है। और इसमें कौन कौन सा आता है? तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास इत्यादि खरीफ फसलें आती है, ठीक है ना। अब देखिए रबी फसल के बारे में क्या बोला जा रहा है। रबी फसल क्या होती है, रबी फसल भी समझना है। अब खरीफ का उल्टा क्या हो जाएगा? रबी हो जाएगा। तो देखिए रबी में क्या बोला जाए कि शीत ऋतु में, ऋतु का
मतलब क्या होता है? ऋतु का मतलब हमारा सीजन है। क्या हमारा सीजन के बारे में बोला जा रहा है, मौसम के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। क्या बोला गया? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। इसमें कौन कौन सा आता है? तो गेहूं आता है, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। शीत ऋतु का मतलब क्या होता है? ठंड का मौसम में बोला जा रहा है। कौन से मौसम में बोला जा रहा है? तो ठंड के मौसम में बोला जा रहा है कि ठंड के मौसम में वैसे फसल जिसको हम लोग बोते हैं वो हम लोग का कौन सा फसल कहलाता है? तो वो हम लोग का रबी फसल कहलाता है। कौन सा फसल कहलाता है? हम लोग का रबी फसल कहलाता है। समझ में आ गई बात? देखिए, तो अब यहाँ से फाइनली बात निकल करके ये आ रहा है हम लोग का कि ध्यान देंगे आप लोग कि रबी फसल को हम लोग कहते हैं ठंड में जो बोया जाता है, ठंड के मौसम में जो फसल बोया जाता है वो हम लोग का रबी फसल कहलाता है। और गर्मी के सीजन में गर्मी के सीजन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोला गया था? वर्षा के सीजन में, ठीक ना, बारिश के सीजन में जो फसल बोया जाता है उसको कौन सा फसल कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। समझ में आ गई बात? और कौन कौन से किसके अंदर आता है आप लोग को ये पता चल चुका है। अब देखिए, और एक यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। इंपॉर्टेंट में ये दिया गया हम लोग को कि इसके अलावा, यहाँ ध्यान देंगे, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। दाल, क्या बोला गया? दाल और सब्जी जो होता है वो कई जगहों पर किस महीने में कब उगाया जाता है? कौन सी ऋतु में उगाया जाता है? तो गर्मी के सीजन में, ठीक है ना। ग्रीष्म की ऋतु में कब कौन सा चीज़ उगाया जाता है? तो दाल और फिर सब्जी। इतना आप लोग को समझ में आ गया? ये था कौन सा हम लोग का कितने अलग अलग विविधता के अकॉर्डिंग, अलग अलग विविधता के बावजूद भी जो है फसलों को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा फसल बांटा गया? तो हम लोग का सबसे पहली बात तो 2 वर्गों में बांटा गया। पहला हम लोग का खरीफ था, दूसरा हम लोग का रबी फसल था, ठीक है ना। अब देखिए, खरीफ फसल का कौन सा सीजन होता है? हम लोग का वर्षा सीजन हम लोग का खरीफ फसल होता है। और रबी फसल का कौन सा सीजन होता है? तो ठंड का, शीत ऋतु वाला सीजन हम लोग का रबी फसल होता है। और वैसे मौसम जिस समय हम लोग दाल और फिर सब्जी को क्या करते हैं? उपजाते हैं, वो मौसम कौन सा कहलाता है हम लोग का? वो मौसम हम लोग का गर्मी वाला मौसम होता है। इतना चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। अब देखिए, आधारिक फसल पद्धतियाँ। अब कुछ मतलब कि फसल को उपजाने की कुछ पद्धतियाँ होती है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है आधारिक फसल पद्धतियाँ में। अगर आप लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आधारिक फसल पद्धतियां के बारे में क्या बोला जा रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। ये देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। अब यहाँ पे ये कुछ बोला जा रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हम लोगों के लिए। क्या बोला गया कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि ये सही है कि धान को हम लोग ऐसा भी तो सोच सकते हैं, धान को हम लोग शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाएंगे, ठंड के मौसम में क्यों नहीं उगाएंगे? क्योंकि धान की खेती के लिए क्या बोला जा रहा है? क्योंकि धान की खेती के लिए हम लोगों की पानी की ज़रूरत अधिक होती है, ठीक ना, जल की ज़रूरत अधिक होती है। तो ठंड के मौसम में बारिश जो होती है, ठीक ना, वर्षा जो होती है वो ठंड के मौसम में नहीं होती है, ना के बराबर होती है। सो अगर वर्षा नहीं होगी तो हम लोग ठंड के मौसम में धान की खेत में पानी नहीं दे पाएंगे, जिस कारण से धान की खेती अच्छी नहीं होगी। इसलिए धान की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मौसम कौन सी मानी जाती है? तो धान की खेती के लिए अच्छी मौसम कौन सी होती है? हमारी बारिश वाली मौसम होती है, ठीक ना, वर्षा ऋतु होती है। तो इसलिए वर्षा के समय में हम लोग धान को उपजाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए क्या बोला जा रहा है आगे समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे इस जगह पे कि फसल उगाने के लिए किसानों को, यहाँ पे सिंपल में ये बोला जा रहा है आप लोगों की कि फसल जो हम लोग उपजाते हैं, आप लोग घरों में देखे होंगे जिसके घर में खेती की जाती है, कि फसल को जब हम लोग उपजाते हैं उससे पहले बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं। जैसे कि हम लोग खेती को, उसमें कौन कौन सी जो पद्धतियाँ अपनाई जाती है, ठीक ना। सबसे पहले उसमें हम लोग खरपतवार हटाते हैं। खरपतवार का मतलब कि उसमें जितने भी सारे जैसे कि सबसे पहले धान की खेती हुई, ठीक है। धान की खेती जब हो रही तो धान के पौधे कटने के बाद जितने भी सारे चीज़ों को खेत में रह जाते हैं, ठीक ना, अलग पदार्थ जो खेत में रह जाते हैं उसको हटाने की विधि हमारा खरपतवार कहलाता है, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को हटाना और फिर उसमें कुछ अधिक क्रियाकलाप को करना, वो हमारा क्या कहलाता है? कृषि पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि पद्धति कहलाता है। ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अब कृषि पद्धति के बारे में बोला जाए कि कृषि पद्धति में हम लोग किन किन चीज़ों को अपनाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे जब भी आप लोग अगर आप लोग के घर में खेती होती होगी तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि खेती करने से पहले, ठीक ना, अगर किसी भी फसल को बो रहे हैं तो बोने से पहले क्या करते हैं कि मिट्टी को तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? पहला काम हम लोग का कौन सा होता है? तो मिट्टी को तैयार करना पहला काम होता है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है? जब मिट्टी को तैयार कर लिए तो दूसरा काम क्या हो गया? अब उसके जो बीज होते हैं उसको बोते हैं, ठीक है ना। तो बुआई करना हमारा दूसरा काम होता है। और तीसरा काम क्या होता है हम लोग का? खाद एवं उर्वरक देना। अब देखिए कि सबसे पहली बात तो मिट्टी को, ये जैसे कि मैं बताऊं आप लोग को कि ये एक खेत है, ठीक है, सही से, ये एक खेत है, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया
इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले ये कुछ मिट्टी है, ठीक है ना, इस मिट्टी को हम लोगों ने तैयार कर लिया अच्छा से खेती के लिए। खेती करने के लिए हम लोगों ने इस मिट्टी को तैयार कर लिया। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि कुछ बीज है जिसको हम लोग क्या किया, इसमें से बुआई कर दिया, बीजों को इसमें से क्या कर दिया, बुआई कर दिया इस खेत की मिट्टी में। अब तीसरा काम क्या करना है, जब बीज को बो देंगे तो बीज का अच्छा से फसल होने के लिए, ठीक है, मतलब कि खेती अच्छे होने के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। खाद एवं उर्वरक जब इसमें देंगे तभी तो हमारी खेती में ग्रो आएगी, मतलब कि तब तो हम लोग का खेती बढ़ेगा ना, तब ना उसमें अधिक फसल का उत्पादन होगा। तो अधिक फसल के उत्पादन के हम लोग किसका यूज करते हैं, खाद एवं उर्वरक उसमें देते हैं। अब देखिए जब खाद एवं उर्वरक दे दिए खेत में, अब समय समय पर इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं, समय समय पर इसमें सिंचाई करते हैं। और फिर जब कभी कभी बीच में क्या हो जाता है, खेती के माध्यम में, ठीक है, मतलब कि जब हम लोग खेती हो रहा होता है हम लोग के खेत में तो उस समय क्या होता है कि इसमें कुछ खरपतवार निकल आते हैं। खरपतवार का मतलब घास फूस जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना, घास फूस निकल आते हैं। तो घास फूस को उस मतलब कि फसल की सुरक्षा के लिए घास फूस को क्या कर दिया जाता है, खरपतवार से सुरक्षा किया जाता है फसल को, ठीक है ना। नहीं तो फसल अगर एक ही जगह पे बहुत सारी, जैसे कि ये कुछ फसल है, धान की खेत है, ठीक है ना, इसी के बीच में अगर कुछ खरपतवार आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ खरपतवार आ जाएंगे तो उसमें धान की फसल को बढ़ने के लिए, ठीक है ना, उसकी खेती बढ़ने के लिए क्या हो जाएगी, वहाँ पे जगह कम हो जाएगा, जिस कारण से फसल का उत्पादन बहुत कम होगा। तो इसलिए खरपतवार से हम लोग क्या करते हैं, फसल की सुरक्षा करते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद जब टोटल का टोटल चीज़ हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कटाई करते हैं। मतलब कि जब फसल उग गया है अब हम लोग का उसका कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद क्या करेंगे, उसका भंडारण का मतलब उसको हम लोग अच्छी जगह पे सुरक्षित रख सके, वो हमारा भंडारण कहलाता है। तो टोटल हम लोग का आधारिक फसल की पद्धतियाँ, मतलब कि कृषि करने की जो कुछ पद्धतियाँ होती है उसमें टोटल कितने हमारा 7 पद्धति है। कौन कौन सा है, सब एक बार फिर से आप हम लोग रिकॉल करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहला पद्धति हम लोग का मिट्टी को तैयार करना, दूसरा है बोना, बीज बोना, और तीसरा हम लोग का क्या, खाद एवं उर्वरक देना उसमें, चौथा हम लोग सिंचाई करना, और फिर पांचवा क्या, खरपतवार से सुरक्षा, और छठा कटाई, और सातवां क्या, भंडारण है। ठीक है, ये था हमारा आधारिक फसल पद्धति, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग फसल पद्धति को अपना सकते हैं, ठीक है ना। ये टोटल का टोटल जितना भी 7 काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये टोटल कितने काम को यहाँ अपनाया जा रहा है, आधारिक फसल पद्धति में टोटल 7 काम को, 7 कार्य को अपनाया जा रहा है। ये 7 कार्य हमारा क्या कहलाता है, कृषि पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है, कृषि पद्धति कहलाता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला काम क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना होता है ना, तो मिट्टी किस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं ये पहले देखेंगे। लाइन बाय लाइन आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, और जब मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग के सामने ये एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है, और आप एक पेंसिल लेकर के बैठेंगे। जिस लाइन को मैं बोलूँगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को आप लोग को क्या करना है, अंडरलाइन करना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं मिट्टी तैयार करना में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, हम लोग किस तरीके से खेती के लिए मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। सही है, चलिए फसल उगाने से पहले आप लोग ध्यान देंगे, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। किसी भी फसल को उगाने से पहले हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं, वो हमारा प्रथम कार्य होता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में, अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे ये पोला बनाना क्या होता है, ठीक है ना, अभी मैं समझाऊंगा ये पोला क्या होता है, ठीक है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है, श्वसन भी समझाऊंगा, ठीक है ना, श्वसन क्या होता है, श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग का बन रहा है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, ठीक है ना। सबसे पहले समझेंगे कि पोली मिट्टी होता क्या है, पोली मिट्टी होता क्या है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि पोली मिट्टी के बारे में पहले क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो आप लोग पहले अच्छा से इसको पढ़ेंगे क्या बोला जा रहा है पोली मिट्टी के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक करती है। क्या बोला गया कि पोली मिट्टी जो होती है, मिट्टी में रहने वाले केंचुआ, मिट्टी में आप लोग केंचुआ देखे होंगे, केंचुआ जो मिट्टी में रहता है, ठीक है ना, इस केंचुआ को क्या कहता है, किसानों का, ध्यान देंगे आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना। किसानों का एक क्वेश्चन आप लोग कहता है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है, यह जीव किसानों के मित्र। हाँ देखिए नेक्स्ट लाइन में आप लोग को बोल दिया गया यहाँ पे, पोली मिट्टी के बाद ही आप लोग को नेक्स्ट लाइन में बोल दिया गया कि पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव, क्या बोला गया, यह जीव किसानों के मित्र भी है, ठीक है ना। ये सारे जीव जो है ये सब क्या किसानों के मित्र है, क्योंकि अच्छा अब ये जानने की जरूरत है कि केंचुआ जो एक छोटा सा जीव है वो किसान का मित्र किस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला कर देता है। क्या कर देता है, पोला कर देता है। देखिए आप ध्यान देंगे अच्छा से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यह मिट्टी को पलटकर क्या कर देता है, पोला करता है। ऐसा क्यों होता है,
या मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, ये भी ज़रूरत बात है कि मिट्टी को हम लोग क्यों पलटेंगे और उसका पोला भी क्यों बनाएंगे, ये भी ज़रूरत बात है। तो हम लोग समझेंगे कि इसका पोला क्यों बनाया जाता है, मिट्टी को क्यों पलटा जाता है, उसका पोला क्यों बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। अब ये जो कुछ मिट्टी प्रेजेंट है, ठीक है, ये कुछ मिट्टी, मान लीजिए कि ये कुछ मिट्टी प्रेजेंट है, इसमें कौन कौन सा चीज़ हो सकता है, किसी भी वस्तु में कुछ ना कुछ चीज़ क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो मिट्टी में कौन कौन सा चीज़ उपस्थित है, मिट्टी में हमारा खनिज उपस्थित है, जल उपस्थित है और वायु उपस्थित है तथा कुछ सजीव भी होते हैं। जैसे कि सजीव में हम लोग कीटाणु ले सकते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग अलग सूक्ष्म जीव ले सकते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, सूक्ष्म जीव का मतलब, अच्छा पहले ये बात बताइए कि सूक्ष्म का मतलब क्या होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है सबसे छोटा, वैसा चीज़ जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। किसे, वैसा चीज़, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारा क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है, ठीक है ना। वैसा वस्तु जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना, उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए या फिर किसी भी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसी भी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एक यंत्र आता है, ठीक है ना, एक यंत्र। उस यंत्र का नाम क्या है, किसी भी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोग उस यंत्र का यूज करते हैं, उस यंत्र का नाम क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या। हाँ, तो उस छोटी सी यंत्र मतलब कि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज करते हैं उसको कहते हैं हिंदी में सूक्ष्मदर्शी। किस चीज़ का यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए जिस वस्तु का, ठीक है, मतलब कि जिस मशीन का यूज किया जाता है उस मशीन को कहते हैं हम लोग सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। चलिए देखते हैं तो क्या बोला जा रहा है। आप पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि मिट्टी में कौन कौन सा चीज़ प्रेजेंट रहता है, खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ कुछ मृत पौधे, वैसे पौधे जो मर जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत पौधे कहते हैं, जो हम लोग के मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, उसमें उपस्थित रहते हैं। ये सारे के सारे चीज़ मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अवघटित होते हैं। किसके, मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अवघटित होते हैं। अब जैसे कि ये कुछ मिट्टी है, इसमें कुछ सड़े पदार्थ मिल गए हैं। जैसे कि कोई एक पौधा था यहाँ पे, ठीक है ना, कोई एक पौधा था, वो हमारा सड़ करके क्या हो गया है, मर गया। ये पौधा क्या हो गया, मर गया, मर करके किसमें मिल गया, मिट्टी में मिल गया, ठीक है ना। इसकी जी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद ये मिट्टी में मिल गया। अब मिट्टी में जितने कुछ भी सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होंगे, ठीक ना, जितने भी सूक्ष्म जीव उपस्थित होंगे वो क्या कर देगा, इसको अपघटित कर देगा। अपघटित करने का मतलब क्या करेगा, सड़ा गला देगा। अपघटित करने का मतलब क्या होता है, सड़ाना या फिर गलाना, ठीक है ना। तो इसको अपघटित करके क्या बना देगा, मिट्टी में मिला देगा उसको। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस प्रक्रम में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। निर्युक्त होते हैं कि मतलब कि कुछ भी जो सजीव होगा, ठीक ना, जिसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जो सूक्ष्म जीव उन सारी चीज़ों को मिट्टी में मिला रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व होगा। कौन सा चीज़, पोषक तत्व, जिसको प्रोटीन कह सकते हैं, पोषक तत्व प्रेजेंट होगा। तो वह किस में मिल जाएगा, अगर ये चीज़, ये पेड़ पौधा, ठीक है ना, इसको सड़ के ये किस में मिल रहा है, जब इसकी मृत्यु होती है तो ये किस में मिल रहा है, मिट्टी में मिल रहा है। तो इसमें जो कुछ भी पोषक तत्व प्रेजेंट होगा तो वो किस में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जिस कारण से मिट्टी का पोषक तत्व, मिट्टी का प्रोटीन जो होगा, ठीक ना, मिट्टी की जो पावर होगी, उसकी जो शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ ये अलग लाइन सा दिया गया कि कुछ, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो मिट्टी को उलटना पलटना, पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मतलब कि फसल उगाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो मिट्टी को तैयार करते हैं उसमें एक अत्यंत अंग आता है, अत्यंत पार्ट आता है पोला करना, ठीक ना, मिट्टी का पोला बनाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है। अगला हम लोग को देखना कि मिट्टी को उलटने पलटने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जुताई। क्या देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया है, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे अपने बुक में कि मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। अब जो मिट्टी को हम लोग उलट पलट रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुताई। आप लोग ये नाम तो सुने ही होंगे, जुताई का नाम सुनेंगे, इसके बारे में आप लोग इसका कैसे कर सकते हैं, जुताई का हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने खेत में जो जुताई करते हैं, कैसे करते हैं। तो अब तो ट्रैक्टर की सहायता से, किसकी सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से हम लोग खेत में क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो अब इस मशीन की सहायता से हम लोग जो खेतों में जुताई कर रहे हैं, इससे कौन कौन सा फायदा हो रहा है हम लोग का। पहली बात तो इसमें हम लोग को मेहनत कम लग रही है, इस मशीन के थ्रू काम करने में हम लोग को मेहनत कम लग रही है। दूसरी बात, मेहनत कम के साथ साथ हम लोग को इसमें समय भी बहुत कम लग रहा है, कम समय में हम लोग का अधिक से अधिक काम हो जाता है। तो इसलिए मशीनों का यूज़ भी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है।
अब देखिए इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, जुताई के बारे में तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए कृषि औजार में क्या बोला जा रहा है, कृषि औजार में उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जुताई के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जुताई के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रैक्टर का, ठीक है ना। पहले किसका यूज करते थे, जब हमारे हमारे आसपास हमारे गाँव में जब ट्रैक्टर प्रेजेंट नहीं था, मौजूद नहीं था, तो उस समय हम लोग किसका यूज करते थे, हल का यूज करते थे, कुदाल का यूज करते थे, ठीक ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, ठीक है ना। और यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल, कुदाली, कल्टीवेयर। इस कार्य के उपयोग मतलब कि देखिए हम लोग जो मिट्टी को फसल जो उग जाते हैं उससे पहले जो मिट्टी को तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार करने के लिए जिन सारी चीज़ों का यूज होता है, जिन सारे यंत्रों का यूज होता है, ठीक ना, उपकरणों का यूज होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कृषि का औजार कहेंगे, ठीक है ना। चलिए क्या कौन कौन सा औजार के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। सबसे पहला क्या, हल। तो हल के बारे में आप लोग को पता होगा कि यह हल का यूज कब किया गया था, प्राचीन काल में हल का उपयोग जुताई करने के लिए किया जाता था। क्या करने के लिए, प्राचीन काल में हल का उपयोग जुताई करने के लिए किया जाता था। चलिए इसमें कुछ अधिक इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अगला देखेंगे, कुदाली के बारे में क्या बोला जा रहा है। कुदाली का भी यूज किया जाता था प्राचीन काल में। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता था। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ें होती है। अब देखिए कुदाल किस तरीके से बना होता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इसको अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, कुदाल के बाद क्या बोला जाता है, कल्टीवेयर। कल्टीवेयर आज का आधुनिक युग का एक इंपॉर्टेंट यंत्र बन चुका है। कल्टीवेयर का मतलब क्या बोल रहा है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेयर से की जाती है। ये बोला जा रहा है कि आजकल की जो जुताई की जाती है वो किसके कहती है, किसके द्वारा की जाती है, तो ट्रैक्टर के कल्टीवेयर की सहायता से की जाती है। तो इसका इंपॉर्टेंट आज के मॉडर्न युग में अधिक हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे देखेंगे बुआई के बारे में क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े कि हम लोग खेती करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज होता है, ठीक है ना। मतलब कि कृषि पद्धतियाँ में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। अब देखिए एक बार फिर से रिकॉल करना चाहिए, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो रिकॉल करते जाएंगे। सबसे पहले कृषि पद्धति में क्या पढ़े थे हम लोग, आधारिक फसल पद्धतियाँ में कि मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हम लोग समझ में आ गए कि मिट्टी किस तरीके से तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के लिए किन सारे यंत्र का यूज किया था, किन सारे मशीन का यूज किया जाता है, वो भी हम लोग समझ लिए। अब दूसरा समझेंगे कि बुआई क्या होता है, ठीक ना। मिट्टी तो तैयार कर लिए, अब उसमें कुछ हम लोग को बीज को बोना है, तो बुआई क्या होता है, बुआई के बारे में समझेंगे। चलिए आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से, सिंपल सा बुआई क्या होता है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। महत्वपूर्ण चरण इसलिए, देखिए फसल उत्पादन में जितनी भी सारी क्रियाओं को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो टोटल का टोटल क्रियाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी बुआई अधिक महत्वपूर्ण है। बुआई महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि जब तक हम लोग खेत में बीज को बोएंगे नहीं तो उससे हम लोग को फल मिलेगा ही नहीं, मतलब कि उससे हम लोग को किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जरूरत होता है, बीज को बोना। बीज जब तक खेत में बोएंगे नहीं तो हम लोग का फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो बुआई इसलिए हम लोग की जरूरी है, जरूरत होता है हम लोग की खेती के लिए। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अब देखिए जब हम लोग किसी भी लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी कपड़े को खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या चूज करते हैं कि उसका ब्रांड क्या है, ठीक है, उसका कंपनी क्या है, पहले चूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से किसी भी फसल को उपजाने के लिए सबसे पहले उसका गुणवत्ता, उसका क्वालिटी क्या जानना चाहता है, उसका क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को जानने के बाद ही उस बीज को हम लोग क्या कहते हैं, बोते हैं। तो सबसे पहले अच्छी किस्म को बीज को हम लोग क्या कहते हैं, परखते हैं, उसकी खोज करते हैं। फिर अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। क्या बोला, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी किस्म के। अगर देखिए अच्छा ब्रांड का आप लोग कपड़ा लेते हैं तो वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से अच्छी किस्म के अगर बीज को लेंगे तो उससे फसल भी क्या होगा, हमारा अच्छा होगा। तो किसान जो होते हैं इन्हीं तरीकों को वो लोग अपनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बीजों का चयन किस तरीके से किया जाता है, बीजों का चयन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हुए हल्के या भारी हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक ना, एक अच्छा सा लाइन है कि कुछ बीज को आप लोग देखे होंगे कि वो क्या होता है ना कि पानी में जब आप उन लोग को दे देंगे तो पानी में जब वो बीज भींग हो जाएगा, मतलब कि भींग जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो पानी के ऊपर क्या करने लगता है, तैरने लगता है, स्विमिंग करने लगता है। ऐसा क्यों होता है। और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो पानी के नीचे में बैठ जाकर के क्या होता है, बैठ जाता है उसकी गहराई में जाकर के। ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इन चीज़ों को मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे कि देखिए जो बीज पानी में बैठ जाते हुए हल्के या भारी हैं, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग को पता है, क्योंकि पानी में कौन सा चीज़ अंदर में जाकर के बैठ जाएगा कि वैसा चीज़ जिसका वेट, मतलब कि वैसा चीज़ जो भारी रहता है वो हम लोग का पानी के अंदर जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जो हल्का होगा वो पानी के ऊपर जाकर के क्या होगा, तैरेगा उसमें।
तो भारी वाला के बारे में क्या बोला जाए कि क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं। अब देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया कि आप लोग गेहूं को ले सकते हैं। गेहूं को मतलब कि अपने हाथ में कुछ अधिक मात्रा में गेहूं को लेंगे और उसके बाद जब उसको पानी में देंगे तो क्या होगा कि कुछ गेहूं जो देखेंगे आप वो पानी के अंदर में, मतलब कि पानी के सतह पे अंदरूनी वाली सतह पे, ठीक ना, क्या होगा वहां पर जाकर के बैठ जाएगा और कुछ कुछ गेहूं के ऐसे कण होंगे जो पानी के ऊपरी वाली सतह पे क्या होंगे, तैरेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जो अंदरूनी वाली सतह पे गेहूं बैठ जाते हैं वो अच्छे होते हैं, जो ऊपरी वाली सतह पे गेहूं तैरते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। वो क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारा जो खोखला वाला गेहूं रहता है वो क्या होता है, बहुत क्षतिग्रस्त बीज कहलाता है। उसको कौन सा बीज कहेंगे, क्षतिग्रस्त बीज कहेंगे, जो खोखला हो जाता है और इस कारण से हल्के होते हैं और हल्का होने के बाद वो क्या होता है, पानी के ऊपर में तैरने लगता है। तो ये था हमारा कुछ, मतलब कि कौन सा किस तरह कैसे बुआई करते हैं, ठीक ना, और किस तरीके के हम लोग बीज को अपना सकते हैं। अब देखिए, और उसके लिए कुछ परंपरागत औजार भी हैं। कौन कौन से उसके लिए कुछ परंपरागत औजार है, कौन कौन सा है। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। अब कुछ औजार के बारे में यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से औजार होता है। अब सिंपल सा, अब हम लोग पढ़ लिए कौन कौन सा अभी तक में पढ़ लें कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद हम लोग पढ़ें कि बुआई करना, ठीक है ना, जो हम लोग बीजों को बोएंगे। बुआई करने के बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब उसमें कुछ खाद एवं उर्वरक को देना है। खाद एवं उर्वरक देंगे जिस कारण से फसल का उत्पादन अधिक होगा। तो चलिए देखते हैं खाद एवं उर्वरक में क्या बोला जा रहा है। खाद एवं उर्वरक में बोला जा रहा है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। मिट्टी में पोषक स्तर का मतलब अधिक फसल, पोषक स्तर, यहाँ पे क्या बोला गया, एक वर्ड है पोषक स्तर। पोषक स्तर का मतलब कि अधिक फसल को उपजाने के लिए जिसका यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, उर्वरक होता है। अधिक फसल उपजाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो जिस भी चीज़ का यूज करेंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, खाद या फिर उर्वरक कहेंगे, ठीक है ना। तो उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। चलिए, खाद एवं उर्वरक में क्या क्या बोला जा रहा है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिट्टी जो होती है वो फसल को क्या क्या प्रदान करती है, खनिज। क्योंकि मिट्टी में क्या प्रेजेंट रहता है, खनिज प्रेजेंट रहता है, जल प्रेजेंट रहता है। तो वो क्या क्या फसल को प्रदान करेगी, खनिज प्रदान करेगी, खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब जिस तरीके से आप लोग अपने शरीर का ग्रो के लिए किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, जब आप लोग भोजन करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डाइट लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग फ्रूट्स लेते हैं जिस कारण से आप लोग ग्रो कर रहे हैं। तो उसी तरीके से पौधों को ग्रो करने के लिए भी कुछ कुछ पोषक तत्व की जरूरत होती है। तो वो पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो पोषक तत्व हम लोग का मिट्टी से प्राप्त होता है। समझ में आ रही की बात। तो इन सारे पोषक तत्वों को हम लोग कहाँ से, मतलब कि पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे वो भी क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि 3 से लेकर के 4 घंटा तक लगातार आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे ना, पढ़ने का मन नहीं करेगा आप लोग को। तो आप लोग क्या करते हैं, रुक रुक करके पढ़ते, धीरे 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 पढ़ते। अगर उसी तरीके से यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है आप लोग को कि अगर कोई किसान है, ठीक है ना, वो लगातार एक साल ये वाला खेती कर ले, ठीक है ना, फिर दूसरा साल लगातार दूसरा खेती कर ले, तीसरा साल लगातार तीसरा खेती कर लिए, तो वो जो जमीन है, जिस जमीन पे वो खेती कर रहे हैं, तो वो जमीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। बंजर करने का मतलब कि उसकी फसल उपजाने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। फसल उपजाने की क्षमता घट जाएगी जिस कारण से खेती में जो मतलब कि हम लोग जो उसमें फसल उपजाएंगे, किसान भाई लोग जो फसल उपजाएंगे उसमें उसकी मात्रा में कमी हो जाएगी जिस कारण से पोषक तत्व कम हो जाते हैं, ठीक ना। मतलब कि एक ही जगह पे अधिक बार खेती करने से उस खेत का पोषक तत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वाली जगह पे यही बोला जा रहा है आप लोग को, यही बोला जा रहा है कि लगातार फसलों को उगने से मिट्टी के कुछ 1 मिनट, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद देना क्या होता है कि जब खेत में अधिक समय तक फसल को उपजा रहे हैं और खेत का पोषक तत्व, ठीक ना, खेत का जो शक्ति होता है वो कम हो जाता है और हम लोग का फसल कम होगा। और फसल के अधिक उत्पादन के लिए किसान क्या करते हैं कि उसमें खाद या फिर उर्वरक का यूज करते हैं जिस कारण से फसल का उत्पादन अधिक हो जाता है। तो ये जो खाद का यूज करना ही हमारा क्या कहलाता है, खाद देना कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक लाइन दिया कि अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मतलब कि अधिक मात्रा में खाद दे देने से क्या हो जाएगा, पौधा हमारा कमजोर हो जाएगा ना। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि अधिक मात्रा में खाद दे देने से पौधा क्या होता है, कमजोर हो जाता है। अब अगले पॉइंट में बोला जा रहा है आप लोगों को कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। एक इंपॉर्टेंट चीज बोला जा रहा है, खाद जो हमारा क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब जैविक, कार्बनिक पदार्थ को हम लोग जैविक पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक ना।
कार्बनिक को हम लोग अच्छा सबसे पहले बताए थे कार्बनिक को हम लोग यहाँ पे केमिकल भी बोल सकते हैं, केमिकल ऑब्जेक्ट या फिर केमिकल मैटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो खाद हमारा क्या है, कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के बाद मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम लोग डालें, लेट्स से कि हम लोग गोबर का यूज करते हैं, ठीक है ना। गोबर का यूज क्या करते हैं कि हम लोग जब अपने घरों में या फिर हम लोग अपने आसपास जब हम लोग खाद को बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि गोबर को हम लोग एक जगह पे क्या करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, ठीक ना। उसको एक जगह पे संग्रहित करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अपघटन होने के बाद अपघटन होने के लिए खुले छोड़ देते हैं। अपघटन का कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये जो अपघटन होता है वो कैसे होता है, कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया था। और जब वो पदार्थ अपघटित हो जाता है तो वो हम लोग किसके रूप में उसका यूज करते हैं, खाद के रूप में उसका यूज करते हैं। तो आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या था। वर्मी कंपोस्ट इसी तरीके से होता है, ठीक ना। केचुआ द्वारा खाद तैयार करने के विषय में, मतलब केचुआ किस तरीके से खाद को तैयार करता है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे एक सिंपल सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, ठीक है ना। एक क्रियाकलाप मतलब कि एक यहाँ पे कुछ आप लोगों को करने को दिया गया कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो ये आपकी पढ़ने की चीज़ है, आप लोग अगर बुक लेकर के बैठे हुए तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई कि मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक 3 गिलास ले लिया गया है, ठीक है ना। उस 3 गिलास में सबसे पहले आप लोग क्या करें कि मूंग और चना, क्या बोला जाए, मूंग और चने के बीज लेकर के उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित करने का मतलब मूंग का बीज लीजिए और चना का भी बीज लीजिए और उसे पानी में क्या कर दे, कुछ समय के लिए उसे भिगो कर रख दे, ठीक ना। भिगो के रखने के बाद क्या होगा कि उसमें कुछ अंकुर निकल जाएंगे और अंकुर निकलने के बाद ही हम लोग को अब करना क्या है कि अब 3 गिलास लेना है। एक गिलास का नाम ए, दूसरा का नाम बी, तीसरा का नाम क्या रखना है, सी। कोई एक गिलास है बी, ए, दूसरा गिलास बी, तीसरा गिलास कौन सा, सी हमारा हम लोग का, ठीक है ना। अब क्या करना है कि गिलास ए में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। ये जो गिलास ए हम लोग का, एक मिनट कलर चेंज कर लेना चाहिए। ये जो हम लोग का ग्लास ए है, ये क्या हो गया हम लोग का ग्लास ए। इसमें क्या करना है कि थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है और थोड़ा सा गोबर ले लेना, ठीक है ना। और क्या बोला गया, ग्लास ए में मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। और ग्लास बी में क्या बोला जा रहा है, ये हमारा ग्लास बी है। ग्लास बी में मिट्टी लेना है और उसमें कुछ मात्रा यूरिया का मिलाना है। और ग्लास सी में सिर्फ और सिर्फ क्या लेना, मिट्टी का यूज करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मिट्टी का यूज करेंगे और इसको 7 से 10 दिनों के लिए छोड़ देना है, मतलब सुरक्षित स्थान पर रख देना है। और प्रतिदिन इसमें पानी देते रहना और 7 से 10 दिनों के बाद देखना कि इन तीनों ग्लास में क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक ना। मतलब कि कौन सा जैसे कि इसमें भी कुछ वृक्ष आप लोग निकलेंगे, ठीक ना। इस गिलास में से भी कुछ वृक्ष निकलेंगे, इस गिलास से भी कुछ वृक्ष निकलेंगे। तो इन तीनों पेड़ों में, इन तीनों वृक्षों में कौन क्या परिवर्तन है, क्या डिफरेंस है, ठीक ना। उसको क्या करना है, नोट करना है। तो क्या बोला जाएगा कि उर्वरक यहाँ पर से कि क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है। ये जो 3 गिलास बताया गया था अभी आप लोगों को, गिलास ए, गिलास बी, गिलास सी, तीनों में जो पौधे लगाए गए हैं उसका वृद्धि मतलब कि वो जो बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वो एक समान है क्या, उसके बारे में आप लोग को देखना है। तो किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे ध्यान बताना है। तो देखते हैं अब क्या बोला जा रहा है आगे की ओर। बोला जा रहा है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, खाद या फिर उर्वरक जो तो हम लोग क्या रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है, इसका मतलब हाँ, अब देखिए उर्वरक अलग होता है और खाद अलग होता है, ये डिफरेंस है इन दोनों का। उर्वरक हम लोग का अलग होता है और खाद अलग होता है। खाद को हम लोग अपने घरों का मतलब हम लोग खाद को अपने से बना सकते हैं और उर्वरक हम लोग का एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। उर्वरक कहाँ बनाया जाता है, तो फैक्ट्री में बनाया जाता है। और खाद को हम लोग अपने खेतों में बना सकते हैं। खाद को हम लोग कहाँ बना सकते हैं, अपने खेतों में बना सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ फिर से ध्यान देंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि उर्वरक को हम लोग कहाँ तैयार कर सकते हैं, उर्वरक को कहाँ तैयार किया जाता है, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। और खाद को कहाँ तैयार किया जाता है, खाद को खेतों में तैयार किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला जाए कि वे खाद से कैसे भिन्न, मतलब कि उर्वरक जो है वो खाद से किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से अलग है। देखिए उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है, उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, फैक्ट्री में। अब कुछ ऐसे चीज़ें जिसको जो कि उर्वरक क्या है, एग्जाम्पल है। जो सबसे फर्स्ट में क्या हम लोग का यूरिया है, सेकेंड अमोनियम सल्फेट है, ठीक है ना। थर्ड क्या सुपर फॉस्फेट और फोर्थ क्या पोटाश और फिफ्थ क्या हम लोग का एनपीके। एनपीके को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कहते हैं एनपीके को, ठीक है ना। अब देखिए इनके उपयोग से किसानों को, एक लाइन बोला जा रहा है यहाँ पे आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उर्वरक का यूज करके, किस चीज़ का यूज करके,
उर्वरक का यूज करके, उर्वरक हम लोग कहाँ बनाते हैं, उर्वरक हम लोग बनाते हैं फैक्ट्री में, ठीक है ना। और उर्वरक का यूज करके क्या होता है कि किसान लोग क्या करते हैं, गेहूं तथा धान की, मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। उर्वरक में अधिक मात्रा में फसल का उपजाऊ होता है, ठीक है ना। अगर उर्वरक का यूज हम लोग किसी के खेत में कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी फसल को उपजाने के लिए, तो फसल की जो मात्रा होगी उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना, फसल की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो मिट्टी की उर्वरा बनाए रखने, देखिए जब हम लोग उर्वरक का यूज करते हैं तो फसल की तो मात्रा बढ़ रही है, लेकिन इसमें एक घटा क्या हो रहा है, इसमें हानि क्या हो रहा है आप लोगों का, कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, मिट्टी की जो पावर हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, मतलब कि घटते जा रही है। और उसमें फसल का उत्पादन, लेकिन उर्वरा की शक्ति से वो क्या हो रहा है, फसल हम लोग का बढ़ते जा रहा है। अब देखिए उसी तरीके से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए मिट्टी का तो उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए हम लोग का किसका यूज करना चाहिए, जैविक खाद का यूज करना चाहिए। अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। जब हम लोग, आप लोग ध्यान देते होंगे, देखिए जब आप लोग कुछ समय के लिए थक जाते होंगे, ठीक ना, आप लोग को अगर थकान की महसूस होती होगी तो कुछ समय के लिए आप लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं ना। उसी तरीके से कुछ समय के लिए हम लोगों को भी क्या कर देना चाहिए, दो फसलों के बीच, मतलब कि एक लगातार दो फसल हम लोग खेत कर लिए, ठीक ना, दो लगातार फसल को खेत में उपजाने के बाद क्या करना चाहिए कि कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। और खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अब धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देंगे तो उसमें धीरे धीरे फिर क्या होगी, वो धीरे धीरे अपना शक्ति गेन करते जाएगा। और फिर मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण भी है इसका, मिट्टी का अन्य मिट्टी के में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण भी होता है। तो हम लोग अब फसल चक्रण के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 3 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फसल चक्रण के बारे में। सो आज मैं आप लोग को जितना बताया है, ठीक है ना, उन सारे के सारे चीज़ों को क्या करते रहना, रिवीजन करते रहना। और बुक में जितने भी सारे चीज़ प्रेजेंट हैं, जिन जिन के बारे में मैं अभी आप लोग को बताया हूँ, उसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।